Hello everyone, कैसे हैं आप सब? I hope everyone is good. So let us start with our chapter number 3, which is auditing, planning, strategy and execution का रिवीजन स्टार्ट करते हैं. एक क्विक रिकैप उन सबके लिए जो ये रिवीजन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं. सी मैं रिवीजन वीडियो आपका आईसी के स्टडी मैट से हम कर रहे हैं. अगर आपने किसी दूसरे टीचर से पढ़ रखा है तो आप उसका स्टडी मैट ओपन करिए और अपने सामने रखिए. प्लस आई हाईली रिकमेंड कि आप एक अलग से नोटबुक और एक पेन जरूर लीजिए और जो जो चीजें मैं लिखने को बोलूँ या जो जो चीजें मैं बोलूँ आप साथ साथ लिखते रहिए. एंड साथ साथ मेरे साथ साथ बोलना भी है बिकॉज हमारी जब सारी सेंसेस इन्वॉल्व होंगी, हम लिख रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो हमारा लर्निंग एफिशिएंसी बहुत इंक्रीज हो जाएगा. सो इट्स हाईली रिकमेंडेड. और अगर आपने इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो शर्म करो और सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना ये वीडियो. So let us start with our chapter number 3, which is auditing, planning, strategy and execution. तो इसके अंदर हमें कौन से एसेस पढ़ने हैं? इसके अंदर हमें एक एसे नंबर 300 पढ़ना है, एसे नंबर 600, 610, 620 एंड 540. ये 5 एसेस हमें पढ़ने हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर. So let us start first of all with our planning, commencing an audit. See, एक आपका ऐसे होता है एसे नंबर 200. एसे नंबर 200 इज ओया कासा, ओया कासा, ओया कासा. Essay number 200 is Oya Casa. Oya Casa is overall objective of independent auditor and conduct of audit in accordance with standards on auditing. तो यही चीज हमारा है essay number 200, overall objective of independent auditor and conduct of audit in accordance with essay number in accordance with standards on auditing. ये स्टेट करते हैं कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का क्या है, जो एसेस के अंदर ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है उसे वो अचीव करना है और वो चीज उसे लगानी है व्हाइल प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग इज ऑडिट. अगर आप प्लान केयरफुली नहीं करोगे तो आपके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑडिट के कभी अचीव नहीं हो सकते. बट आर द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड टू इशू एप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट. दीज आर द टू ओवरऑल मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ना. अगर आप ये अच्छे से अगर प्लानिंग वगैरह नहीं करोगे तो आपके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जिंदगी में कभी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे. तो वही चीज बोलता है ये, विदाउट अ केयरफुल प्लान द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट में नेवर बी अचीव्ड. द ऑडिट प्लानिंग इज नेसेसरी टू कंडक्ट एन इफेक्टिव ऑडिट इन एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर. आपको प्लानिंग बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी ताकि आप ऑडिट को कंडक्ट कर सको एक इफेक्टिव, एफिशिएंट और एक टाइमली मैनर में. इसके बाद बेनिफिट्स या फिर एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. देखो, प्लानिंग जो होती है, प्लानिंग जो होती है उसके अंदर सबसे पहले हमारी क्या बनती है, मैं एक बेसिक चीज बता देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाते हैं स्ट्रेटेजी. स्ट्रेटेजी बनाई, फिर उसके बाद आप प्लानिंग करते हो. प्लानिंग के बाद आप करते हो उसकी डिटेल प्रोग्रामिंग. प्रोग्रामिंग फिर उसके बाद होती है एग्जीक्यूशन. ये पूरा चैप्टर उसी सीक्वेंस में चलेगा. तो प्लानिंग के अंदर आप ओवरऑल स्ट्रेटेजी एस्टेब्लिश करके आए हुए हो, उसके बाद प्लानिंग कर रहे हो, तो वो चीज उसके अंदर ऑलरेडी इन्वॉल्व है. तो व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग? सो बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग आपको याद रखना पड़ेगा, पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे. इसमें कुछ लॉजिकली समझाने लायक कुछ है नहीं. First of all is attention to important areas. Second is timely resolution of potential problem. Third one is proper organization and management of audit engagement. Proper selection of engagement team. Easy coordination. जो auditor के components और experts काम करेंगे. But components सारी और branches हो गई. ये सारे आपके components वगैरह होते हैं. Direction and supervision of engagement team. तो ये 6 इसके बेनिफिट्स और एडवांटेजेस हैं. एक बार मेरे साथ बोल लो, एक बार मेरे साथ लिख लो, बस सिंपल सॉर्टेड लर्न हो जाएगा. First of all is attention to important areas. Second is timely resolution of potential problem. Third one is proper organization and management of audit engagement. Proper selection of engagement team. Easy coordination and direction and supervision of engagement team. इसके बाद ये तो था हमारा बेनिफिट्स या एडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग. नाउ नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग. नेचर और एक्सटेंट प्लानिंग का, तो नेचर और एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग वेरी करता है अकॉर्डिंग टू एसपीसी. एसपीसी के अकॉर्डिंग वो वेरी करता है. एसपीसी का फुल फॉर्म क्या है? ऐसे हमारे पास है साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑडिटिंग. ऑडिटिंग का जो भी साइज और कॉम्प्लेक्सिटी है. पी से पास्ट एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज और सी से चेंज इन सर्कमस्टांसेस. सो एसपीसी के अकॉर्डिंग आपका नेचर एंड एक्सटेंट वेरी करता है प्लानिंग का. ऐसे हमारे पास आता है साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑडिटिंग. ऑडिटिंग वो है आपका क्लाइंट जिसका आप ऑडिट कर रहे हो. नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑडिटिंग, पास्ट एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज एंड सी से चेंज इन सर्कमस्टांसेस. साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑडिटिंग, जिससे जैसे आपका साइज बढ़ेगा ऑर्गेनाइजेशन का, क्लाइंट का जितना बड़ा अगर साइज होगा और उसकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा बड़ी बिग है लाइक एमएनसी वगैरह, तो उतनी ज्यादा आपको प्लानिंग एक्टिविटी करनी पड़ेगी. पास्ट एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज, आप जितना ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करते जाते हो आपको बाकी चीजों के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें पता चल जाती है, तो आपकी प्लानिंग वगैरह उसी अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है ना. इसके बाद चेंज इन सर्कमस्टांसेस. अगर कोई ऐसा कोई बीच में कोई सर्कमस्टांस वगैरह आ गया लाइक कोविड आ गया, तो आपको प्लानिंग उस अकॉर्डिंगली चेंज करनी पड़ेगी. अपनी स्टॉक काउंटिंग प्रोसीजर्स चेंज करने पड़ेंगे कि आप किस तरीके से आगे चलोगे.
सो वो चीज भी आपकी प्लानिंग को बहुत हद तक अफेक्ट करती है। तो नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग का क्वेश्चन बन सकता है, या फिर हाउ फार द प्लानिंग इज कंसर्न, प्लानिंग कैसे वेरी करती है। तो प्लानिंग वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द थ्री फैक्टर्स विच आर एस पी सी। एस से हमारे पास आता है, एस से इज फॉर साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑडिटी, पी से past experience and expertise, and C से change in circumstances। साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑडिटी क्या कहता है, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा उतनी ज्यादा प्लानिंग एक्टिविटीज आपको करनी पड़ेगी। पी से पास्ट एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज, आपका की एंगेजमेंट टीम का पास्ट एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज भी आल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स वेरिएशन इन प्लानिंग। एंड द लास्ट वन इज चेंज इन सर्कमस्टांसेस, ये भी कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स वेरिएशन इन प्लानिंग। नाउ प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। प्लानिंग ऐसा कोई नहीं है कम अक्के मार के एक जगह रुक गया, नहीं। प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज। प्लानिंग कोई रुकने वाला प्रोसेस नहीं है। ये जैसे आपकी नदी है, वो बहती रहती है, समुद्र में पानी बहता रहता है, वैसे वैसे प्लानिंग कॉन्टिन्यूसली पूरे ऑडिट के दौरान चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट टाइम प्लानिंग कर ली, नहीं। प्लानिंग पूरे ऑडिट के दौरान आपकी रिवॉल्व होती रहेगी। तो प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ ऑडिट बट रेदर अ कॉन्टिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस। इटरेटिव होता है थिंकिंग वाला, एक एस्थेटिक प्रोसेस है, यू कैन से। तो प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज ऑफ ऑडिट बट रेदर एन अ कॉन्टिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस। ये बिगिन शॉर्टली होता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस ऑडिट। जैसे ही पहला ऑडिट खत्म हुआ, जैसे आपने एक इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट लिख से आप ले रहे हो, तो वो इंटरनल ऑडिट असाइनमेंट आपका 3 साल का है। आपका पहला फेज खत्म हो गया, लाइक 1 साल का आपका पहला फेज खत्म हो गया। सेकंड जब आपका ईयर स्टार्ट होगा, तो जैसे ही फर्स्ट ईयर खत्म होगा उसके इमीडिएटली शुरुआत में ही आप प्लानिंग स्टार्ट कर दोगे। तो दैट्स व्हाई प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। इट्स नॉट अ इटरेटिव फेज एट ऑल। It's not a discrete phase at all, sorry. Planning is not a discrete phase of audit, but rather a continually iterative process. It begins shortly after the completion of the previous audit and continues till the completion of the, जब तक आपका current year audit वाला engagement खत्म नहीं होता। Planning के अंदर देखो, आप जब प्लानिंग करते हो तो प्लानिंग के अंदर आप लेते हो प्रोसीजर्स वगैरह, जो ऑडिट में प्रोसीजर्स वगैरह लगाते हो ना, वो चीजें कंसिडर करते हो। और ये प्रोसीजर लगाने के बाद आप इससे क्या, ये प्रोसीजर क्यों लगाए जाते हैं, ताकि आपको एविडेंसेस मिल सके, ताकि आप इन एविडेंसेस के बेसिस पे अपने ऑडिट में कंक्लूजन वगैरह दे सको और अपनी ऑडिट का ओपिनियन वगैरह प्रेजेंट कर सको। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स कंसिडरेशन ऑफ टाइमिंग ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज एंड ऑडिट प्रोसीजर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स फॉर्मिंग एन ऑडिट प्रोग्राम, लाइक मैंने समझाया था। आफ्टर प्लानिंग यू विल मेक द प्रोग्राम, तो इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स फॉर्मिंग एन ऑडिट प्रोग्राम। अब यहाँ से ना ये एग्जांपल से आपका ऐसे क्वेश्चन बना सकता है। प्लानिंग इंक्लूड्स नीड टू कंसीडर व्हाट मैटर्स द प्लानिंग नीड टू कंसीडर। तो ये 5 मैटर्स प्लानिंग को कंसीडर करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मैटर जो प्लानिंग को कंसीडर करना पड़ता है इज द एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर जिसको आप रैप की तरह अप्लाई करोगे। एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी अप्लाइड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। रैप रैप आप आई गेस समझ आ गया होगा, पिछली रिवीजन वीडियोस इससे देखी होगी, मैंने बताया भी था ऑडिट प्रोसीजर्स। एक बार मैं स्पीडली दोबारा रिकॉल करवा देता हूँ ऑडिट प्रोसीजर्स। सो प्रोसीजर्स जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं ऑडिट में हमारे पास। एक होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और एक होता है हमारे पास फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। और ये फर्दर ऑडिट प्रोसीजर आर आल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज योर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सेकंड वन इज योर substantive analytical procedure। और ये substantive analytical procedure is further divided into 2 parts. The first one is your test of details and the second one is your analytical procedure. I hope clear हो गया होगा ये चीजें। तो यहाँ पर यही चीज है, सबसे पहले एनालिटिकल प्रोसीजर जिसको आप रैप की तरह अप्लाई करोगे। सेकंड आपके पास परफॉर्मेंस ऑफ अदर रैप, दूसरी रैप की परफॉर्मेंस। थर्ड वन इज डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी। मटेरियलिटी कहाँ से डिटरमाइन करता है, इससे नंबर 320 के अंदर मटेरियलिटी डिटरमाइन करते हैं। फिर इसके बाद इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स, कि ऑडिट एक्सपर्ट इन्वॉल्व होगा, मैनेजमेंट एक्सपर्ट इन्वॉल्व होगा। अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट इन्वॉल्व हो रहा है तो उसके लिए हमारा एसए लगता है एसए नंबर 500। और अगर ऑडिट एक्सपर्ट इन्वॉल्व हो रहा है तो आज ही पढ़ाऊंगा विच इज एसए नंबर 600, उसके अंदर हम देखेंगे। और लास्ट में इज योर लॉ, लीगल या फिर रेगुलेटरी जो भी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है उसकी आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। तो 5 चीजें प्लानिंग के अंदर आपको कंसीडर करनी पड़ेंगी। व्हाट आर द 5 थिंग्स यू नीड टू कंसीडर इन प्लानिंग। द फर्स्ट वन इज एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी अप्लाइड एज रैप। सेकंड इज अदर रैप। थर्ड वन इज योर मटेरियलिटी का डिटर्मिनेशन। फोर्थ वन इज योर एक्सपर्ट्स आपके अवेलेबल का इन्वॉल्वमेंट। एंड द लास्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का। इसके बाद ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी और ऑडिट प्लान। जो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी होती है और ऑडिट प्लान होता है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भाई, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की है, अपन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द ओवरऑल प्लानिंग एंड ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। ऑडिटर जो है वो डिस्कस कर सकता है क्या ये प्लानिंग वगैरह के जो भी मैटर्स वगैरह वो मैनेजमेंट के साथ बातचीत करके डिस्कस वगैरह कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसे इस चीज का ध्यान रखना है, इस चीज का ध्यान रखना है कि जब वो डिस्कस कर रहा है तो ऐसा ना हो कि उसकी इफेक्टिवनेस, ऑडिट की इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज हो जाए। ऐसा कुछ नहीं करना, ऐसा कुछ इतना ज्यादा डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं हो जाना कि आप इफेक्टिवनेस को ही खट्टे में डाल दो। ऐसा कुछ नहीं करना, आपको इफेक्टिवनेस बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है। तो वही चीज बता रहा है, ऑडिटर में डिसाइड टू डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग विद द एंटिटीज मैनेजमेंट फॉर द फैसिलिटी कंडक्ट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट।
However, audit plan remains the auditor's responsibility himself. Care is required to be taken that not to compromise with the effectiveness of audit. मतलब ऐसा कुछ नहीं करना कि सारे प्रोसीजर्स उनके लिए बहुत ज्यादा मैनेजमेंट के लिए टू प्रिडिक्टेबल हो जाए। मतलब आप मैनेजमेंट को जाके ये बता दो, हे मैनेजमेंट, हमने तेरे लिए सरप्राइज ऑडिट, सरप्राइज स्टॉक ऑडिट करने वाले हैं। अभी आपने सरप्राइज स्टॉक ऑडिट उसे बता ही दिया कि हम तेरा सरप्राइज स्टॉक ऑडिट करने वाले हैं, तो सरप्राइज का एलिमेंट रहेगा क्या? तो ऐसा भी कुछ इतना ज्यादा डिस्कस डिटेल में नहीं करना है कि आपके जो प्रोसीजर्स वगैरह वो बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाए मैनेजमेंट के लिए। आई होप क्लियर समझ आ गया होगा, ये इतना मैंने बहुत डीप में भी बता दिया। इसके बाद आता है एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड ऑडिट एंगेजमेंट। अब एक्सेप्टेंस और कॉन्टिन्यूएंस की बात हो रही है, क्लाइंट रिलेशनशिप और ऑडिट एंगेजमेंट कब आप एक्सेप्ट वगैरह करोगे। सो ऑडिटर जब भी ये सारी एक्टिविटीज उसे करनी पड़ेंगी, जब वो करंट ऑडिट एंगेजमेंट ले रहा, जब वो ऑडिट एंगेजमेंट स्टार्ट कर रहा है, तो उसे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें उसे, क्या क्या एक्टिविटीज वगैरह उसे अंडरटेक करनी है। तो फर्स्ट वन इज उसे परफॉर्म करना है प्रोसीजर एज रिक्वायर्ड बाय एसए नंबर 220। एसए 220 ऑलरेडी मैंने इसका डिटेल रिवीजन लेक्चर ले रखा है, वो आपने आई होप देख लिया होगा। एसए 220 इसके बारे में बात कर रहा था, क्वालिटी कंट्रोल फॉर द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग उसे प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे रिगार्डिंग द क्लाइंट कॉन्टिनेंस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। बोलो 4 पॉइंट्स उसके अंदर हमने कौन से 4 पॉइंट्स पढ़े थे। इंटीग्रिटी ऑफ द प्राइम एंड इंटीग्रिटी ऑफ द प्रिंसिपल ओनर्स पढ़ा था उसके अंदर। सेकंड हमने पढ़ा था कि एंगेजमेंट टीम का कैपेबिलिटी होना चाहिए, कॉम्पिटेंस, टाइम, रिसोर्सेज के। थर्ड वन इज एथिकल रिक्वायरमेंट, लास्ट वन इज योर सिग्निफिकेंट मैटर। तो ये 4 पॉइंट्स हमने ऑलरेडी उसमें अंदर पढ़ लिए थे, तो वही 4 पॉइंट्स यहाँ पर इस पे रिपीट किए हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपको एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस एज रिक्वायर्ड बाय एसए नंबर 220, वो सारे प्रोसीजर्स भी लगाने पड़ेंगे। और लास्ट में आपको एसए नंबर 210, एसए नंबर 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, उसे वो चीज भी देखना पड़ेगा। तो 4 चीजें उसे देखनी है। फर्स्ट वन इज एसए नंबर 220 के जो भी प्रोसीजर्स है, 4 जो प्रोसीजर्स हमने पढ़े थे रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। सेकंड वन इज एथिकल रिक्वायरमेंट जो एसए नंबर 220 के अंदर ही पढ़ा था। एंड लास्ट वन इज एसए नंबर 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, वो सारे चीजों से लगानी पड़ेगी। ये सारी चीजों से कंसीडर करनी पड़ेगी बिफोर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। नाउ कंटेंट ऑफ ऑडिट प्लान, देखो अब ऑडिट प्लान के क्या क्या कंटेंट है, ऑडिट प्लान के अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं, तो फटाफट से बता दो। या फिर ऑडिट प्लान के अंदर क्या क्या डिस्क्रिप्शन इन्वॉल्व होती है, ऑडिट प्लान के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। तो बोलो, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रैप, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फैप एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। तो इसके अंदर 3 चीजें इंक्लूड होंगी। फर्स्ट वन इज नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रैप, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फैप एंड अदर ऑडिट प्रोसीजर। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रैप जो होता है वो आपका एसए नंबर 315 के अकॉर्डिंग होगा। एसए नंबर 315 इज आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। और नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फैप जो होगा वो एसए नंबर 330 के अकॉर्डिंग होगा, व्हिच इज ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी इन रिलेशन टू असेस रिस्क। और लास्ट में वी हैव अदर प्लान ऑडिट प्रोसीजर्स। द एक्सटेंट द ऑडिट प्लान, अब देखो ऑडिट प्लान ज्यादा डिटेल्ड होता है कि ऑडिट स्ट्रेटजी ज्यादा डिटेल्ड होती है। ऑडिट प्लान ज्यादा डिटेल्ड होता है rather than ऑडिट स्ट्रेटजी। ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल्ड देन योर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, बिकॉज ओवरऑल ऑडिट प्लान के अंदर मैंने बताया था प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसके अंदर क्योंकि प्लान के अंदर आपके नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं जो आपकी एंगेजमेंट टीम परफॉर्म करेगी, इसलिए ऑडिट प्लान इज मच मोर इन डिटेल देन योर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। इसके बाद चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजन, कब कब आप अपने प्लान को अपडेट करोगे। अपडेट एंड चेंज ओवरऑल स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, व्हेन कब कब चेंज करोगे। तो ये 3 सिचुएशन में आप अपने ओवरऑल ऑडिट प्लान और ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी को आप चेंज करेंगे। सबसे पहले आता है रिजल्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट, कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ गया उसकी वजह से आपको अपना चेंज करना पड़ेगा जो भी आपका नीचे टाइमिंग एंड एक्सटेंट होगा रैप वगैरह का। सेकंड वन इज जब कंडीशंस वगैरह में चेंज होता है। एंड लास्ट वन इज ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, जो भी आपको ऑडिट एविडेंस मिला है फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। ये 3 रीजंस के कारण आप अपना ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी और ओवरऑल ऑडिट प्लान वगैरह चेंज करोगे। द फर्स्ट वन इज रिजल्ट ऑफ अनएक्सपेक्टेड इवेंट, अनएक्सपेक्टेड इवेंट लाइक योर कोविड 19 वगैरह आ गया, उसकी वजह से आपको अपना स्टॉक टेकिंग प्रोसीजर्स या फिर जो भी बाकी प्रोसीजर्स वगैरह वो सारे चेंज करने पड़ेंगे। तो कैसा अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ गया, तो इस वजह से आपको अपने ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान चेंज करना पड़ेगा। सेकंड, ऐसे कुछ कंडीशंस वगैरह नहीं आ गई, लाइक सब्सिक्वेंट इवेंट वगैरह राइज अप हो गया, तो इस वजह से आपको अपना प्लान वगैरह को चेंज करना पड़ेगा। एंड अगर ऑडिट एविडेंस अगर एक सोर्स से मिला, ऑडिट प्रोसीजर लगा के, मतलब आपने रैप लगाया आपको कुछ दूसरा ऑडिट एविडेंस मिला, आपने फैप लगाया कोई दूसरा ऑडिट प्रोसीजर मिला, ऑडिट एविडेंस मिला सॉरी, तो दोनों के ऑडिट एविडेंस एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंगली आपको अपना ऑडिट प्लान और ऑडिट ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी को भी चेंज करना पड़ेगा। आई एम लिटरली सॉरी फॉर दिस पीछे से जो भी वॉइस डिस्टर्बेंस या नॉइस वगैरह आ रही है। चलिए कोई नहीं, लेट्स कंटिन्यू। First of all is result of unexpected event. Second one is change in condition, and last one is audit evidence obtained from the results of audit procedures.
सो ऑडिटर वुड हैव सो इसलिए ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा अपना नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स भी अपना चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, क्योंकि उसका बेसिक प्लान चेंज हो रहा है, तो उस वजह से उसे नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ फैब भी चेंज करना पड़ेगा। एंड देयर मे बी पॉसिबिलिटी कि आपका लॉ चेंज हो जाए, नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह, इनमें चेंजेस होने के कारण, लाइक मोदी जी कोई नया ही लॉ उठा के ले आए, तो उस वजह से आपको अपना प्लानिंग वगैरह चेंज करना पड़े, तो ऐसा भी हो सकता है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके सर, अब दोबारा स्टार्ट करते हैं। मैंने ओवरऑल ऑडिट प्लानिंग तक तुम्हें समझा दिया था, अब इसके बाद आते हैं ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी पे। अब देखो, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करूं, तो स्ट्रेटेजी के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं। देखो, स्ट्रेटेजी जो होती है वो सेट आउट करती है स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन ऑडिट का। स्ट्रेटेजी सारी चीजें बताती है रिगार्डिंग योर प्लान, स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन क्या रहेगा ऑडिट का, उन सारी चीजों के बारे में आपकी पूरी ओवरऑल स्ट्रेटेजी होती है ऑडिट में। और स्ट्रेटेजी जो होती है, इट ऑल्सो हेल्प टुवर्ड्स गाइडिंग टुवर्ड्स द ऑडिट प्लान। ये ऑडिट प्लान वगैरह में गाइड वगैरह करने में भी बहुत ज्यादा मदद करती है स्ट्रेटेजी। तो इसके अकॉर्डिंगली हमें चीजें देख, सो स्ट्रेटेजी वगैरह आपको मदद करती है, स्कोप सेट करती है, टाइमिंग, डायरेक्शन ऑडिट का, ये सब कुछ स्ट्रेटेजी वगैरह सेट करती है, और ये हेल्प करती है टुवर्ड्स गाइडेंस टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, कि आप किस तरीके से ऑडिट प्लान वगैरह डेवलप करोगे। नाउ फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जब आप अपने ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी वगैरह एस्टेब्लिश कर रहे हो, तो व्हाट आर द फैक्टर्स यू हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन। तो आपको 5 फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे। सबसे पहले आता है स्कोप, फिर इसके बाद आता है प्लान, फिर इसके बाद आता है स्कोप, प्लान, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, और लास्ट में डायरेक्ट, और फिर रिजल्ट। इस तरीके से आप मेन मेन पॉइंट्स को याद रखो। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे साथ बोलो सीक्वेंस में, ऐसे: स्कोप, फिर प्लान, फिर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, फिर डायरेक्ट, और फिर रिजल्ट। स्कोप, प्लान, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड, डायरेक्ट, रिजल्ट। बोलो, स्कोप, प्लान, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड, डायरेक्ट, रिजल्ट। तो स्कोप से हमारे पास क्या जाता है, स्कोप ऑफ, स्कोप के स्टेज का स्कोप के अंदर आ जाता है, स्कोप के अंदर हमारे पास आ जाता है डिटरमाइनिंग द करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑडिट। यू नीड टू डिटरमाइन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट, आपको ऑडिट के करेक्टरिस्टिक को डिटरमाइन करना है। फिर प्लान से आ जाता है, प्लान के अंदर हमें करना है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लान के अंदर हमें किस चीज को प्लान करना है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। फिर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड किस चीज का, रिसोर्सेज का। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंड किस चीज का, रिसोर्सेज का। डायरेक्ट किसको करना है, टीम के एफर्ट को, जो भी आपके एंगेजमेंट टीम है उसके एफर्ट्स को आपको डायरेक्ट करना है। और रिजल्ट्स किसके, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी के रिजल्ट्स, जो आपने एंगेजमेंट एक्टिविटी पहले की थी उसके रिजल्ट्स। तो बोलो, हाँ जी, फैक्टर्स कौन से लगते हैं व्हाइल एस्टैब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी? स्कोप, प्लान, नेचर, टाइम, एक्सटेंड, डायरेक्ट, रिजल्ट। स्कोप के अंदर डिटरमाइन करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट। प्लान के अंदर आपको क्या करना है, प्लान के अंदर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज, डायरेक्ट करना है एंगेजमेंट टीम के एफर्ट को, और रिजल्ट्स ऑफ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। अब आते हैं बेनिफिट्स ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी के फायदे क्या क्या हैं? रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के अंदर आ जाते हैं टीम, टीम से हमारे पास आ जाते हैं ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी के फायदे। इसकी मेमोरी टेक्निक है रिसोर्सेज, रिसोर्सेज 4 जगह रिसोर्सेज आएगा, और इसकी मेमोरी टेक्निक है टीम। टी से आ जाता है टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ई से आ जाएगा एंगेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ए से एलोकेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, एंड एम से मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो वही चीज यहाँ पे टीम से है। देखो, टी से हमारे पास है टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कब रिसोर्सेज को डिप्लॉय करना। पहले तो मेन मेन हेडिंग्स याद रख लो। टी से टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ए से हमारे पास है एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, ए से एलोकेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, एंड एम से मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसोर्सेज। देखो, एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसोर्सेज कहाँ कहाँ एम्प्लॉय करने हैं, मतलब हाई रिस्क एरियाज जहां पर होंगे वहां पर आप ज्यादा रिसोर्सेज एलोकेट करोगे, रेदर देन द एरियाज जहां पर आपके रिस्क कम है। इसके बाद एलोकेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्वांटिटी जैसे कितने बंदे आपको स्टॉक काउंट पे भेजने हैं, हाउ मेनी पर्संस यू नीड टू एम्प्लॉय टुवर्ड्स द स्टॉक काउंट, टुवर्ड्स द इन्वेंटरी काउंट। स्टॉक ऑडिट पे कितने लोग भेजने हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कब डिप्लॉय करने हैं रिसोर्सेज को। इंटरम ऑडिट स्टेज में, मतलब ऑडिट की स्टेज के बीच में, या फिर जब आपकी कट ऑफ डेट्स जैसे 31 मार्च या जो ड्यू डेट्स है उसके पास एम्प्लॉय करने हैं।
लोगों को। इसके बाद लास्ट है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, मतलब ऑन साइट की ऑफ साइट एम्प्लॉय करना है रिसोर्सेस को। इसके बाद कंसिडरेशन इन एस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, या फिर एग्जाम्पल दो उन फैक्टर्स के जो अफेक्ट करते हैं ऑडिट स्ट्रेटेजी। जो हमने ऊपर ये फैक्टर्स पढ़े थे ना, ये वाले जो फैक्टर्स जो हम देखते हैं वाइल एस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, स्कोप, प्लान, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंड, डायरेक्ट रिजल्ट, तो वही सारे फैक्टर्स के इधर इसने एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। क्योंकि ये एग्जाम्पल्स हैं तो ऐसा नहीं है कि जितने पॉइंट्स हैं नो पॉइंट्स है, नो के नो आपको याद होने चाहिए, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर दीज पॉइंट्स, जस्ट एक बार रीड करके छोड़ दो, कोई पेपर में कुछ पूछने वाला नहीं है। अगर आता भी है तो आप बना लेना। अगर चार पांच पॉइंट्स याद रख लेना, सारे पॉइंट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, बस अपनी मर्जी से जो पॉइंट सही लगे वैसे वैसे याद रख लेना। तो इसको जस्ट एक बार रीड करना है, मैं जस्ट एक बार रीड करवा देता हूँ, बाकी आप लर्न वगैरह खुद कर लेना इसको। ठीक है, तो इसमें करेक्ट कंसिडरेशन इन एस्टेब्लिशिंग ओवरऑल स्ट्रेटजी, सबसे पहले हमारे पास आता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट। करेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट के अंदर जो था हमारा, ये करेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट किसके अंदर था, स्कोप के अंदर था ना। तो इसके अंदर क्या क्या चीज आ गई, जैसे आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आ गया, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट आ गया। इसके बाद आपका ओवरऑल ऑडिट कवरेज की कितने नंबर ऑफ लोकेशन ऑफ कंपोनेंट्स आपको इन्वॉल्व करने हैं, नेचर ऑफ कंट्रोल रिलेशनशिप क्या रहेगा, पेरेंट कंपोनेंट के बीच में कैसा रिश्ता रहेगा, एक्सटेंट टू विच कंपोनेंट्स आर ऑडिटेड बाय द अदर ऑडिटर्स। इसके बाद एंटिटी कितना सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल करेगी, मतलब एस ए 402। इसके बाद एक्सपेक्टेड यूज ऑफ ऑडिट एविडेंस, प्रीवियस ऑडिट में आप कितना ऑडिट एविडेंस यूज कर रहे थे, इससे 500। फिर इसके बाद आ जाता है इफेक्ट ऑफ आईटी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाइंट पर्सनल इन डेटा। तो अगर याद रखना हो तो 400 तो हो गया, 500 हो गया, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इंडस्ट्री रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और दो कंपोनेंट्स वाले हैं कि कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स वगैरह इन्वॉल्व, और कंट्रोल और पेरेंट और कंपोनेंट के बीच में कैसा रिश्ता है। हो गए चार पांच पॉइंट्स याद। इसके बाद आ जाता है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव किसके अंदर था, प्लान के अंदर था। प्लान के अंदर था ना, प्लान के अंदर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स हो गया। फिर टाइमिंग ऑफ ऑडिट और नेचर ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड। तो एंटिटी का टाइम टेबल क्या है रिपोर्टिंग का, कब उसे रिपोर्टिंग चाहिए, मंथली रिपोर्टिंग चाहिए, ईयरली रिपोर्टिंग चाहिए, हाफ ईयरली रिपोर्टिंग चाहिए। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मीटिंग विद मैनेजमेंट फॉर द ऑडिट वर्क, मतलब नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट की बात कर रहा है। डायरेक्शन ऑफ मैनेजमेंट रिगार्डिंग टाइप एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स, किस किस तरह की रिपोर्ट उसे चाहिए। डिस्कशन विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग कम्युनिकेशन, की ऑडिट का कितना वर्क वगैरह हुआ है उसके रिगार्डिंग जो भी डिस्कशन चल रही है। आप दूसरे कंपोनेंट के ऑडिटर से बातचीत कर रहे हो, वो कम्युनिकेशन हो गया। इसके बाद नेचर एंड टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन, एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो तीन तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड पॉइंट्स हो गए। एंड वेदर देयर आर एनी एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन विद थर्ड पार्टी है कि नहीं है। इसके बाद सिग्निफिकेंट फैक्टर्स, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड नॉलेज गेन और अदर एंगेजमेंट। इसके अंदर हमारे पास आता है जैसे ऐसे नंबर 320, डिटरमाइन करना मटेरियलिटी, प्रीलिमिनरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया जहां पर ज्यादा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, इंपैक्ट ऑफ असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मैनर ऑफ एंगेजमेंट टीम नीड्स टू मेंटेन क्वेश्चनिंग माइंड, मतलब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म जहां लगाना है, रिजल्ट्स ऑफ प्रीलिमिनरी प्रीवियस ऑडिट्स। इसके बाद डिस्कशन ऑफ मैटर्स जो अफेक्ट करते हैं ऑडिट को। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंस जो भी इंटरनल कंट्रोल से अटैच है, सिग्निफिकेंट बिजनेस डेवलपमेंट्स वगैरह हो गई, सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री स्पेसिफिक डेवलपमेंट हो गई, सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हो गया, एंड अदर सिग्निफिकेंट रिसेंटली डेवलपमेंट हो गई। और लास्ट इज नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज। इसके अंदर हमारे पास जैसे सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम हो गया, एंगेजमेंट बजटिंग हो गया, ये सारे पॉइंट्स है। एक बार दो बार रीड कर लेना, आपको चीजें याद हो जाएंगी, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स हैं, तो इसे सारा सीक्वेंस में याद रखना इज नॉट नेसेसरी एट ऑल। हमारे पास वैसे ही कोर्स में बहुत कुछ लर्न करने को है, अगर सारी चीजें लर्न करने बैठ जाए तो हो गया। ये चीज ऑलवेज रिमेंबर रखना कि एक चैप्टर नहीं है, पूरा कोर्स है, और एक सब्जेक्ट ऑडिट ही नहीं है, आपके पास बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंटिंग द ऑडिट प्लान। अब ऑडिट प्लान को डॉक्यूमेंट करना है, तो ऑडिट प्लान की डॉक्यूमेंटेशन में ऑडिटर तीन चीजें डॉक्यूमेंट करेगा। एक ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी को डॉक्यूमेंट करेगा, ओवरऑल ऑडिट प्लान को डॉक्यूमेंट करेगा, और जो भी सिग्निफिकेंट चेंजेस वगैरह ऑडिट एंगेजमेंट टीम के दौरान मेड हो रहे हैं, ऑडिट एंगेजमेंट के दौरान जो भी सिग्निफिकेंट चेंजेस हो रहे हैं उसको भी वो डॉक्यूमेंट करेगा। सो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी में क्या चीज डॉक्यूमेंट करेगा, जो भी आपके की डिसीजंस लिए गए हैं उन सब चीजों को डॉक्यूमेंट करेगा। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान, प्लान की डॉक्यूमेंटेशन में क्या चीज करेगा, रिकॉर्ड करेगा नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रैप, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रैप को डॉक्यूमेंट करेगा। और सिग्निफिकेंट चेंजेस में रिकॉर्ड ऑफ रीजंस फॉर सिग्निफिकेंट चेंजेस। तो तीन चीजें डॉक्यूमेंट करेगा, फटाफट से बताओ। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, ओवरऑल ऑडिट प्लान एंड सिग्निफिकेंट चेंजेस। और ऑडिट स्ट्रेटजी में क्या करेगा, रिकॉर्ड ऑफ की डिसीजंस। और ऑडिट प्लान की डॉक्यूमेंटेशन में क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रैप, और बाकी आपके जो सिग्निफिकेंट चेंजेस हो रहे हैं वहां पर रिकॉर्ड करेगा रीजंस फॉर चेंजेस। अब रिलेशनशिप, हाँ हाँ रिश्ता, रिलेशनशिप कैसा है बिटवीन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी और ओवरऑल ऑडिट प्लान के बीच में कैसा रिश्ता है। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि आप स्ट्रेटजी पहले बनाते हो फिर प्लान बनाते हो, अगर एक में चेंज हुआ दूसरे में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑडिट स्ट्रेटजी इज प्रिपेयर्ड बिफोर ऑडिट प्लान,
ऑडिट प्लान ज्यादा कौन सा डिटेल था, ऑडिट स्ट्रेटेजी की ऑडिट प्लान अभी पढ़ाया था। ऑडिट प्लान ज्यादा डिटेल्ड होता है क्योंकि उसके अंदर आपके प्रोसीजर्स वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ऑडिट प्लान इज मच मोर डिटेल देन द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। ऑडिट स्ट्रेटेजी और ओवरऑल ऑडिट प्लान दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, क्योंकि एक में चेंज हुआ दूसरे में भी चेंज होगा। ऑडिट स्ट्रेटेजी जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड करती है ना, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिटेल्ड ऑडिट प्लान। ओवरऑल audit strategy and audit plan may be take into consideration element of materiality and risk वगैरह, ये चीजें भी कंसिडर करते हैं। जैसे जितनी ज्यादा मटीरियलिटी इन्वॉल्व होगी उतना ज्यादा आपको डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने पड़ेंगे, और क्योंकि वहां पर रिस्क ज्यादा होता है। अगर कम मटीरियलिटी है तो टेस्ट चेक लगा के भी बात बन जाएगी, इतने डिटेल्ड प्रोसीजर्स में जाना नहीं है। और वो तब लगाते हो टेस्ट चेक्स वगैरह जहां पर आपका रिस्क कम होता है। तो इस वजह से मटीरियलिटी, रिस्क और प्रोसीजर एक दूसरे से, ये तीनों चीजें इंटरलिंक्ड और इंटर रिलेटेड है। इसके बाद हमने दो चीजें पढ़ लिया, ओवरऑल ऑडिट प्लान पढ़ लिया और ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑडिट प्रोग्राम। व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट प्रोग्राम? ऑडिट प्रोग्राम जो होता है ये कॉमनली प्रिपेयर्ड होता है काम को बांटने के लिए, एलोकेट करने के लिए टुवर्ड्स द टीम मेंबर्स। जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं उनके बीच में कैसे काम बटेगा उसके बारे में ये ओवरऑल ऑडिट प्रोग्राम बात करता है। इसके अंदर ऑडिट के प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं और इंस्ट्रक्शंस वगैरह होते हैं रिगार्डिंग योर एंगेजमेंट टीम के लिए, कि ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह तुम्हें फॉलो अप करने हैं। ये एस्टिमेट करता है कि कितने समय में आपका ऑडिट का प्रॉपर टास्क वगैरह कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऑडिट प्रोग्राम के अंदर ये सारी चीजें बात हुई होती हैं। अभी ऑडिट प्रोग्राम बनाना कैसे है? ऑडिट प्रोग्राम बनाना कैसे? सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मैटर्स जो ऑडिटर को कंसीडर करने हैं जब वो अपना ओवरऑल ऑडिट प्रोग्राम बनाएगा। तो इसके अंदर नेचर ऑफ बिजनेस, ओवरऑल प्लान और इसॉप आता है। इसके अंदर क्या आता है? तीन चार चीजें आती हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस, ओवरऑल प्लान और लास्ट में हमारे पास आता है इसॉप, AISOP, इसॉप। तो इसके अंदर ये चार चीजें आपकी आती हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, ओवरऑल प्लान और इसॉप आता है। मैं दिखाता हूँ जैसे तुम्हें। ये 6 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस, ओवरऑल प्लान, फिर आता है इसॉप। इसॉप के अंदर आई से आता है इंटरनल कंट्रोल, सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। एस से आता है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट। ओ से आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस। एंड पी से आती है पॉलिसीज वगैरह, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो भी क्लाइंट वगैरह फॉलो कर रहा है। तो इसके अंदर क्या आता है? नेचर ऑफ बिजनेस, ओवरऑल प्लान और इसॉप आता है। इसॉप का मतलब क्या है? इंटरनल कंट्रोल। एस से आता है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओ से आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस एंड पी से आता है पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो भी क्लाइंट वगैरह फॉलो कर रहा है। अब अंदर डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है नेचर ऑफ बिजनेस जिसमें क्लाइंट एंगेज है। तो नेचर ऑफ बिजनेस जिसमें क्लाइंट एंगेज है तो आपको देखना है फैट, आपको ऑर्गेनाइजेशन का फैट देखना है। यहाँ कोई बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा है, आपकी मेमोरी टेक्निक है फैट। आपको फैट देखना है। फैट के अंदर हमारे पास क्या है? फाइनेंशियल, अकाउंटिंग और टेक्निकल सेटअप देखना है उस कंपनी का। क्या देखना है आपको? फाइनेंशियल, अकाउंटिंग और टेक्निकल सेटअप उस ऑर्गेनाइजेशन और उस कंपनी का। फाइनेंशियल अकाउंट तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा फैट। फैट के अंदर हमारे पास आता है फाइनेंशियल, अकाउंटिंग और टेक्निकल सेटअप ऑफ द कंपनी। फिर इसके बाद एज एन ऑडिटर आप क्या करोगे? सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग समझने के लिए मैं विजिट किया, क्लाइंट की फैक्ट्री के विजिट किया। फिर वहां पर जो भी वेरियस डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, उन सबको देखा, कहाँ डॉक्यूमेंट्स आपके कैसे कैसे पास अप हो रहे हैं, कौन मेक करे, कौन चेक करे, ये सारी चीजें मैंने देखी। अगर वो इंडस्ट्रियल कंसर्न है, अगर वो इंडस्ट्रियल साइट है, तो मैंने वहां के प्रोसीजर्स वगैरह भी देखे कि कैसे प्रोसीजर्स वगैरह चलते हैं। मैं उस फैक्ट्री को भी विजिट किया। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस जिसमें क्लाइंट एंगेज है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑडिटर को फाइनेंशियल और अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन समझने के लिए वो विजिट करेगा क्लाइंट के ऑफिस को। फिर वहां पर देखेगा कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह कहाँ पर पास हो रहे हैं, और अगर इंडस्ट्रियल कंसर्न है तो वो अपने आप को उस इंडस्ट्रियल कंसर्न के प्रोसीजर्स वगैरह से भी अपने आप को इक्विट मतलब समझेगा वो प्रोसीजर्स वगैरह को भी। देयरफॉर ऑडिट प्रोग्राम समझने के लिए उसे कंसीडर करना पड़ेगा फैट। फैट के अंदर आ जाता है फाइनेंशियल, अकाउंटिंग और टेक्निकल सेटअप, उसे पूरी कंपनी का समझना पड़ेगा। फिर इसके बाद आता है ओवरऑल प्लान। ओवरऑल प्लान मतलब होता है सिस्टमेटिक अप्रोच टुवर्ड्स योर वर्क। आपको एक पूरा सिस्टमेटिक अप्रोच की तरह काम करना, पूरी काम आपको सारी चीजें करनी है। इसके बाद आता है सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल में देखो आपके फाइनेंशियल और स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स को कॉन्टिन्यूस बेसिस पे आपको चेकिंग करना पड़ेगा। जो भी आपके स्टैटिस्टिकल फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, यू नीड टू चेक इट ऑन द कॉन्टिन्यूस बेसिस। इससे आपको एरर्स वगैरह के बारे में पता चलेगा कि यहाँ एरर्स हुए हैं, ट्रांजेक्शन जो भी ओमिट नहीं हुई है उस चीज के बारे में पता चलेगा, ताकि आप एक इंटरनल कंट्रोल पे रिलायंस प्लेस कर सको, एक इंटरनल कंट्रोल पे समझ सको कि ये इंटरनल कंट्रोल यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, ये फेक इंटरनल कंट्रोल है। तो इसके लिए देखो सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल के 3 फीचर्स होते हैं। 3 फीचर्स कौन से होते हैं? रट्टे। रट्टे आर द 3 फीचर्स ऑफ योर इंटरनल कंट्रोल। आर से आता है रिव्यू एंड प्रीलिमिनरी इवेल्युएशन, टी से आता है टेस्ट कंप्लाइंस और ई से टी से आता है टेस्ट ऑफ कंप्लाइंस और ई से आता है इवेल्युएशन। ये एमसीक्यू में पूछ लेगा। 4 फीचर्स दे देगा, 3 ये वाले फीचर दे देगा, कोई दूसरा फीचर दे देगा।
ऑड एंड वन आउट खेल लेगा, कौन सा इनकरेक्ट फीचर है, तो आपको वो पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट। जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी आपकी बढ़ जाती है, तो उतनी ज्यादा आपको अच्छे से और डिटेल प्लानिंग और प्रोग्रामिंग चाहिए होती है। इसके बाद इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस। अब ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं, बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग, तो आपने सबसे पहले स्टार्ट की थी फाउंडेशन। फाउंडेशन से पहले होता था सीपीटी। सीपीटी होता था, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। यस, तो उसी से मेमोरी टेक्निक बनी हुई है। तो अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन समझना है तो आपको सीपीटी समझना पड़ेगा। सी से आता है क्लाइंट का हिस्ट्री और उसका बिजनेस, पी से आता है पर्पस ऑफ एंगेजमेंट एंड टी से आता है टाइम शेड्यूल ऑफ एंगेजमेंट। ये तीन चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिसी। आपको रिव्यू करनी पड़ेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बहुत सारे पिछले सालों के आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करना पड़ेगा, जो भी आपके प्रीडिसेसर ऑडिटर्स ने ऑडिट कर रखी है। और आपको ये अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह को समझ के ये देखना पड़ेगा कि ये जो अकाउंटिंग पॉलिसीज है क्या है कंसिस्टेंटली फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है, वेदर दे आर कंसिस्टेंटली फॉलोड और नॉट। तो यही हमारी चीजें थी जो आपको ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय ध्यान में रखनी है। तो व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू कंसीडर व्हाइल फॉर्मुलेटिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी? सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस, सेकंड इज ओवरऑल प्लान, थर्ड ईसॉप। ईसॉप के अंदर सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल्स, फिर इसके बाद साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस में हमने देखा सीपीटी, और लास्ट में पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो भी क्लाइंट वगैरह फॉलो कर रहा है। अब ड्रॉइंग अप ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। अब ऑडिट प्रोग्राम अगर आप ड्रॉ करते हो, सबसे पहले अब वो देखना पड़ेगा कि फर्स्ट टाइम ऑडिट हो रहा है कि सब्सिक्वेंट एंगेजमेंट्स है। फर्स्ट टाइम ऑडिट का यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि ऑडिटर फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रहा है एंटिटी का, नहीं, वो एंटिटी का ही फर्स्ट टाइम ऑडिट हो रहा है, मतलब आज तक उसका कभी ऑडिट नहीं हुआ। तो उस समय ऑडिटर क्या क्या चीजें ध्यान में रखेगा, उस चीजों के बारे में बात हो रही है फर्स्ट टाइम ऑडिट में। देखो, अगर ऑडिटर अपॉइंट होता है टू ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ एंटिटी फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले तो वो एक ब्रॉड आउटलाइन बनाएगा, प्रोग्राम के एक ब्रॉड आउटलाइन क्रिएट करेगा, एक ब्रॉड आउटलाइन बनाएगा ऑडिट प्रोग्राम की। सबसे पहला ये काम। सेकंड, वो देखेगा कि इंटरनल कंट्रोल के सिस्टम में कोई खामियां है, कोई डेफिशिएंसी है, वो चीज वो देखेगा। फिर वो कुछ स्पेशल प्रोसीजर्स लगाएगा, स्पेशल प्रोसीजर्स जैसे एसए 510, इन जो आपके इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स वगैरह में होती है, ओपनिंग बैलेंस वगैरह चेक करेगा, अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है, वो चीज चेक करेगा। तो ये चीजें करेगा। तो अगर फर्स्ट टाइम ऑडिट हो रहा है तो वो तीन चीजें करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ब्रॉड आउटलाइन बनाएगा ऑडिट प्रोग्राम का। सेकंड, इंटरनल कंट्रोल में क्या क्या खामी है, क्या क्या डेफिशिएंसी है, वो चीज देखेगा, और कुछ स्पेशल प्रोसीजर्स लगाएगा लाइक एसए नंबर 510। सब्सिक्वेंट एंगेजमेंट्स के अंदर वो क्या करेगा? अब देखो, सब्सिक्वेंट एंगेजमेंट्स होती हैं तो उस वजह से उसको अपना जो पहले इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में ऑडिट प्रोग्राम बनाया था उसको चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा? क्योंकि भैया ज्यादा एक्सपीरियंस आ गया ना उसे, समझ समझ के चीजें और समझ के उसे एक्सपीरियंस आ गया, तो एक्सपीरियंस गेन हुआ। और या इंपॉर्टेंट जो भी चेंजेस हुए हैं, इंपॉर्टेंट चेंजेस किस किस में हुए हैं? आपके इंटरनल कंट्रोल के अंदर जो भी चेंजेस हुए हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर जो भी प्रोसीजर्स के अंदर जो भी चेंजेस हुए हैं उस वजह से। एंड इवेल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उसने इवेल्युएट किया उस वजह से उसके प्रोसीजर्स वगैरह चेंज हुए। तो सब्सिक्वेंट एंगेजमेंट में इन सारी चीजों के कारण चेंजेस होते हैं। फ्यू सर्कमस्टांसेस वेयर ऑडिट प्रोग्राम हैव टू बी सुटेबली अल्टर्ड। कुछ ऐसे एग्जांपल दे दो जहां पर ऑडिट प्रोग्राम को आपको सुटेबली चेंज करना ही पड़ेगा। जैसे आपने ऑडिट प्रोग्राम पहले एक स्पेसिफिक टर्नओवर के लिए मैंने सेट किया था, लाइक मैंने 1000 करोड़ का टर्नओवर सोच के मैंने ऑडिट प्रोग्राम बनाया था। अब मेरा टर्नओवर हो गया 10,000 करोड़, तो मेरा ऑडिट प्रोग्राम मेरे को उस अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। मेरे इंटरनल कंट्रोल बहुत इनफेक्टिव हो गए हैं, तो इस वजह से भी मेरे को अपना अपना ऑडिट प्रोग्राम को चेंज करना पड़ेगा। मेरे डेटर्स और मेरा जो स्टॉक है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, उस वजह से भी मेरे को अपना ऑडिट प्रोग्राम बढ़ाना पड़ेगा। और या फिर अगर मेरा मिस एप्रोप्रिएशन होता है एसेट्स वगैरह का, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स कुछ याद आया? इससे नंबर 240, दो तरह के मिसस्टेटमेंट, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। तो अगर मेरा एसेट्स अगर मिस एप्रोप्रिएट हो रही है तो मेरे को अपना ऑडिट प्रोग्राम चेंज करना पड़ेगा। और अगर मैं रिकंसिडर कर रहा हूँ रट्टे को, रट्टे जो 3 फीचर्स थे ना आपके इंटरनल कंट्रोल के, तो 3 फीचर्स कौन से थे? रिव्यू एंड प्रीलिमिनरी इवैल्यूएशन, टेस्ट ऑफ कंप्लायंस एंड एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। तो ये सारी चीजें आपको चेंज कंसीडर करने पड़ेंगे। इसके बाद ये हो गया आपका कंप्लीट ऑडिट प्रोग्राम। अब लास्ट और आखिरी स्टेज इज योर ऑडिट एग्जीक्यूशन। फिर आपका एसए नंबर 300 कंप्लीट हो जाएगा। ऑडिट एग्जीक्यूशन में आपको की फेजेस क्या क्या होती है ऑडिट एग्जीक्यूशन की? ऑडिट एग्जीक्यूशन के अंदर 4 की फेजेस होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज एग्जीक्यूशन प्लानिंग, नेक्स्ट इज रिस्क एंड कंट्रोल इवेल्युएशन, टेस्टिंग, और लास्ट वन इज रिपोर्टिंग। तो 4 चीजें कौन सी होती है? सबसे पहले एग्जीक्यूशन प्लानिंग, सेकंड इज रिस्क एंड कंट्रोल इवेल्युएशन, टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग। सबसे पहले एग्जीक्यूशन प्लानिंग। देखो, प्लान जब करते हो तो आप एक रोड मैप ले डाउन कर रहे हो, प्लान करो अपना काम इन ऑर्डर टू कैरी आउट ऑडिट इफेक्टिवली, एफिशिएंट और टाइमली मैनर में, ताकि आप अपना ऑडिट प्रोग्राम कंप्लीट कर सको। आपको वैसे प्लानिंग करनी है, आपको मैन पावर रिक्वायरमेंट को, सब चीजों को ध्यान में रख के आपको ऑडिट की प्लानिंग करनी है। रिस्क एंड कंट्रोल इवेल्युएशन, नाम से पता चल रहा है रिस्क एंड कंट्रोल इवेल्युएशन, जितने भी रिस्क वगैरह है उन सबकी एक लिस्ट बना लो। उन सारे रिस्क के लिए कंट्रोल कैप्चर आउट कर लो कि ये कंट्रोल्स वगैरह हो सकते हैं, और आप मटीरियलिटी लेवल का जरूर ध्यान रखना जब भी रिस्क एंड कंट्रोल इवेल्युएशन कर रहे हो।
टेस्टिंग के अंदर आपको देखना है कि आपके जो इंटरनल कंट्रोल्स है क्या वो ऑपरेट इफेक्टिवली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करनी है। और मल्टीपल टेस्ट मेथड्स होते हैं आपके लिए चेक करने के लिए, जैसे इंक्वायरी हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, एनालिटिकल प्रोसीजर हो गया। देयर आर मल्टीपल टेस्ट मेथड्स टू चेक द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स। लास्ट वन इज रिपोर्टिंग। रिपोर्ट करो, रिपोर्टिंग के लिए एसए नंबर 700 लगेगा, विच इज फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप कंक्लूजन ड्रॉ करो रिपोर्ट से, जो भी आपने ऑडिट एविडेंस वगैरह ऑब्टेन किया उसके बेसिस पे आप कंक्लूजन वगैरह ड्रॉ करोगे। ये प्रिपेयर्ड होता है इन अकॉर्डिंग विद एक्सेप्टेबल ऑडिट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है कि नहीं बनी है, एफआरएफडब्ल्यू के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है कि नहीं बनी है, वो चीज आप चेक करोगे। फिर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट वगैरह भी हो सकती है। आपको एक ओपिनियन देना पड़ता है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में रिगार्डिंग दीज सर्टेन मैटर्स। इसी के साथ हमारा ये सारा चीज कंप्लीट हो जाती है। आपका सारा कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ चैप्टर नंबर 3 का प्लानिंग वाला सारा फेज हमारा कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर हमने 4 चीजें पढ़ी। ऐसे नंबर 300 आज हमने कंप्लीट किया। ऐसे 300 के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, ऑडिट प्लानिंग पढ़ा, स्ट्रेटजी पढ़ा, और प्रोग्राम के बारे में हमने पढ़ा, और एग्जीक्यूशन के बारे में पढ़ा। ये 4 चीजों के बारे में हमने कंप्लीट किया। इसका सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ऐसे 600, 610, 620, ये हम इकट्ठे एक साथ डिस्कस करेंगे। और एक थर्ड पार्ट अलग से आएगा जिसके अंदर हम ऐसे नंबर 540 में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर ना एक आपका स्मॉल ऐसे एक और है विच इज ऐसे नंबर 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स, उसके बारे में भी शॉर्ट में थोड़ा डिस्कशन वगैरह हुआ है, वो भी मैं कंसीडर कर लूंगा नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होंगी, रिवीजन पसंद आ रहा होगा। सी, ये वाले जो भी रिवीजन वीडियोस हैं, ये रिवीजन वीडियो कोई डिटेल लेक्चर्स नहीं है, तो उस अकॉर्डिंगली ही जस्ट गो थ्रू करवाया। बट मेरी कोशिश रहती है थोड़ा डिटेल रिवीजन लेक्चर मैं अपलोड करूं, और आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। और अगर पसंद आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपना व्यूज वगैरह प्रेजेंट कर सकते हैं कि आपको किस चीज में और इम्प्रूवमेंट वगैरह चाहिए। आई विल कंसिडर इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।